नमस्कार, स्वागत है आपका। चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि आज फिर ऐसा दिन है जब चांदी ने ऑल टाइम हाई बनाया है। भारतीय बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में हमने 36.5 जैसे लेवल्स यहां पर बनते हुए देखे हैं। आपको याद दिला दें कि चांदी ने पिछले हफ्ते 8.5% के गेन्स आपको दिए हैं इन सेंस ऑफ रिटर्न्स, और आप देख सकते हैं आधे % की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार 1,06,400 का ऑल टाइम हाई चांदी ने आज यहां पर मार्केट्स में छुआ है। उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। मार्केट्स यूएस का खुलने का वेट करेंगे और वहां पे किस तरह का रिएक्शन है उसको भी वॉच करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ $36 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में और 1,05,000 के ऊपर फॉर डेफिनेटली हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है। 1% की तेजी आपकी स्क्रीन्स पर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यहाँ पर बनती हुई, तो एक जोरदार कैचअप हमने चांदी को करते हुए देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। एक टेक्निकल बाइंग है, गोल्ड सिल्वर रेशियो इम्पैक्ट होता हुआ हमने देखा है। इंडस्ट्रियल डिमांड बेहतर होने की उम्मीद है क्योंकि यूएस और चाइना यहाँ पर फिर से बात कर रहे हैं, और कनाडा ने भी अब डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन यूएस के साथ शुरू कर दी है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो थोड़े से पॉजिटिव्स हैं मार्केट्स में, और उसी वजह से हमने मेटल्स में तेजी देखी है। कॉपर पिछले हफ्ते 5% चढ़ा था, तो कॉपर, जिंक, चांदी, ये सभी मेटल्स में एक बढ़त देखने को मिली है, और आज ये यहाँ पर फॉलो अप बाइंग के तौर पर उभरी भी है। हमारे साथ अब आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर एंड जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जुड़े हैं चांदी पर बात करने के लिए। एंड क्लियरली एक वन वे रैली जो हमने पिछले 8-7 सेशंस में आते हुए देखी है, वो मार्केट्स में अब भी बनती हुई नजर आई है। अविनाश, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले सिल्वर प्राइसेस के इस मूव्स को? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। जो चांदी एक बहुत टाइम से $36 का ब्रेक देख रही थी, वो फॉर्चुनेटली अभी मिल चुका है। और जो तेजी आप अगर से 19 मार्च 2020 जब कोविड था उस टाइम पे आप देखोगे तो 40,000 का दाम था। आज 40,000 से 1,05,000 का जो जंप है, दिस इज फेनोमिनल। और ये ही आपको दिखाता है कि इस मेटल में कितनी ज्यादा पोटेंशियल अभी भी बाकी है। आज आपने बताया जैसे कि इंडस्ट्रियल डिमांड वापस से स्टेबलाइज होने का स्कोप है, और वैसे ही ज्वेलरी के अंदर भी जैसे जैसे गोल्ड अनरीचेबल होता जा रहा है एस्पिरेशनल मार्केट से, तो उसकी डिमांड भी चांदी की तरफ आती भी नजर आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि चांदी यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है टू अ वेरी वेरी ग्रेट हाइट्स। मनीषा जी, क्या प्राइस पॉइंट्स लगते हैं उसके लिए भी मैं आपके पास आती हूं, लेकिन एक सेंस चिराग की भी ले लेते हैं। चिराग, आप कैसे देख रहे हैं इस प्राइस मूव को? क्योंकि कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं था, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एक टेक्निकल लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आया और फिर हमने लोगों को इसमें निवेश करते हुए देखा। नमस्कार मनीषा जी। तो अगर देखें तो कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ, एक अच्छा सा करेक्शन आया जब 3500 गोल्ड था, उसके पीछे पीछे चांदी थोड़ा ही बड़ा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके बाद नीचे $28 तक जाके आया हांगकांग के ओपनिंग मार्केट में आज से 1 महीने पहले। तो अगर आप देखें तो ये टेक्निकल और फंडामेंटल सारे मूव एक साथ इसने जोड़े हैं, और एक बेस, अभी ये $35 का एक बेस ऐसा बना दिया है जिसको टूटना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा मार्केट के लिए। अगर आप देखें तो लास्ट एक वीक का ही अगर हम डेटा अगर देखते हैं तो गोल्ड $3,400 तक गया, चांदी ने पीछे फॉलो अप किया, पर अभी चांदी गोल्ड को अब फॉलो नहीं करेगी। आप अगर देखेंगे तो गोल्ड आ गया $3,300 वापस, और चांदी वहीं पे है $36 पे। तो टेक्निकल मूव्स, फंडामेंटल मूव्स, और जितने जियोपॉलिटिकल ट्रेड न्यूज है, रशिया यूक्रेन के जो न्यूज है, वो सारे के सारे अगर कुछ भी अगर न्यूज आए तो ये $35 के नीचे से तो जाने से रहेगी। नाउ इट हैज बिकम अ प्योर प्लेटफॉर्म फॉर अ सिल्वर टू गो अबाउट $38 यहाँ पे। Oh well, absolutely. अगर पिछले हफ्ते 10 दिन की बात की जाए तो सोने ने यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेशन, इवन सा मुनाफा वसूली दी है, लेकिन जो बाकी के प्रेशियस मेटल्स हैं, चांदी पिछले हफ्ते 8.5% बढ़ी है। अगर आप यहाँ प्लैटिनम के प्राइसेस देखें तो पिछले हफ्ते 11% की तेजी आई है। पलेडियम में 7% की तेजी पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है। यानी कि पिछला एक हफ्ता सोने को छोड़कर बाकी सभी पीजीएम्स के लिए यहाँ पर काफी स्ट्रांग रहा। और अगर अब इस साल की बात की जाए तो आउट परफॉर्मेंस क्लियरली यहाँ से प्लैटिनम की तरफ से निकलती हुई नजर आई है। सो इवन एज सोना 28% ऊपर है इस साल, प्लैटिनम 32% ऊपर है, एंड मच ऑफ दीज गेन्स जो हैं वो पिछले हफ्ते 10 दिन में यहां पर आते हुए नजर आए हैं। चिराग ने जैसे कहा $38 अनाउंस उनको यहां पर लेवल लगता है अब इस साल के लिए। अविनाश, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है 38-40 जैसे लेवल्स आ जाएंगे? I am more bullish than Chirag bhai. Okay. I look at $45 in this year, and Oh, wow. very fast. I think silver should क्रॉस दी ऑल टाइम हाई ऑफ $49.5। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से, देखिए, छोटे छोटे
करेक्शंस जरूर देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल अगर से मैं देखता हूं तो बुलिश है। और 110% आई एम पुटिंग दिस माई मनी एट $45 एट द एंड ऑफ द ईयर। वेल एब्सोल्युटली, मैं काफ़ी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी और मैं सिर्फ वही रिपोर्ट्स को अंडरलाइन कर रही थी जहां पर चांदी को 50, 80, $100, $130 तक भी देखा जा रहा है अगले आने वाले 5 से 6 साल में। वो अभी दूर है, ऑफ कोर्स वील हैव टू सी कि अगले साल तक सप्लाईज कैसी यहाँ पर नजर आती हैं और उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। लेकिन चिराग, एक फाइनल मौका है आपके लिए, 38 से कुछ ऊपर जाना चाहेंगे इस साल के अंत तक? सो आई थिंक साल के अंत तक वी कैन सी अबव $42 फॉर श्योर। पर एक $38 मनीषा जी कि ऐसा होगा बिकॉज दैट विल कन्वर्ट अवर INR टू 110,000। तो Yeah. 1,10,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा जहां पे बहुत सारी मुनाफा वसूली हो सकती है। हो सकता है कि जो हमारे बाजार में जो अबाउ द सिल्वर, जो अबाउ द ग्राउंड जो सिल्वर है, वो थोड़ी सी बिकवाने के लिए मार्केट में आ सकती है। आज के लेवल्स पे अगर मैं आपको बताऊं तो घरेलू मार्केट में कोई ऐसा मार्केट में डिस्काउंट्स नहीं बोला जा रहा। जिन्होंने अगले स्तर पे निवेश करके अगर अभी कोई मार्केट में बेचने आ रहा है, उसको डिस्काउंट में बेचना है, ऐसी कोई सिचुएशन आज ये रेट्स पे नहीं है। तो मेरा ये अनुमान है कि 1,10,000 पे भी इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा जहां पे उसके जो डॉलर प्रीमियम्स हैं या उसके जो डिमांड है वो डिस्काउंट्स में जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं देखते हैं यहाँ से। चिराग, अगर हम इस साल के फर्स्ट 4 मंथ्स देखें तो सिल्वर इंपोर्ट्स में खासी गिरावट देखने को मिली है। आधा है जो पिछले साल सेम पीरियड में देखने को मिला था, उसकी क्या वजह देखते हैं? तो अगर आप देखें तो जो लास्ट ईयर का जो जितना अबव द ग्राउंड सिल्वर था वो सारा अभी कंजम्पशन में जा रहा है, तो सारा अभी कैप्टिव यूज में जा रहा है। तो वो जो ऊपर वाली जो चांदी थी वो बिल्कुल भी अब मार्केट में नहीं है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ से अगर हम $37 या $37.5 अगर देखते हैं, मार्केट अगर आती है और अगर वो 5 से 10 दिन अगर टिक जाती है तो शायद हमारा जो हिंदुस्तान का जो इंपोर्ट्स है वो वापस रिज्यूम कर जाएगा। बट आई एम वेरी मच इंटैक्ट कि ये साल भी वी विल मेक एन एवरेज ऑफ 6,000 to 6,500 टन्स ऑफ सिल्वर कमिंग टू द कंट्री। इतना बिल्कुल लगता है मुझे। अविनाश जी, आपको क्या लगता है 6-6,500 टन का इंपोर्ट? आई एम इन सिंक विद चिराग भाई, 100% ये आएगा। और जो इनिशियल मंथ्स के अंदर जो गिरावट आई है, वो गिरावट का बहुत बड़ा कारण ट्रेड वॉर का जो चक्कर है वो था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली। एंड आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे हमारे पास में इंडिया में ईवी का चलन बढ़ता जा रहा है, उससे हमारे पास में चांदी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने को इंडिया में इंपोर्ट के अंदर ईवीज आर गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ सिल्वर। तो ये भी चीज को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 6,500-7,000 टन इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर इंडिया। और दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी हाई। आप अगर से हिंदुस्तान जिंक को देखोगे तो वर्ल्ड का 2nd या 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्वर इज हिंदुस्तान जिंक। तो वो भी तो एक हमको साथ की साथ लेके चलना पड़ेगा कि उसकी वजह से भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट्स माइट हैव गॉट डाउन लिटिल बिट ऑन दिस। और पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में जब मैं इंपोर्ट डेटा देखूंगा तो पिछले साल में जो सेपा की वजह से इंडिया में चांदी का इंपोर्ट बढ़ा था, बिकॉज दे वर एट 1% एंड दैट डिस्पैरिटी वाज ह्यूज। उसकी वजह से बहुत ज्यादा चांदी का इंपोर्ट लास्ट ईयर हुआ था और इस साल वो बजट के अंदर उसको स्ट्रेट कर दिया गया है। तो आई डोंट थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिन तक दिखेगा आपको। मनीषा जी, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। अब यहाँ पर इंडियन डिमांड की बात कर लेते हैं। और चिराग, जैसे आपने कहा कि डिस्काउंट्स नहीं हैं, ये इस समय पे भी माल यहाँ पर खप रहा है। डिमांड बुलियन में तो है, पर डाउन द लाइन कहाँ से आती हुई देखते हैं? क्या वो इन्वेस्टमेंट है? इंडस्ट्रियल डिमांड अगर एक तरफ छोड़ भी दें तो ज्वेलरी डिमांड है, आर्टिफैक्ट्स है, प्रीमियम गिफ्टिंग है, कहाँ से डिमांड है? तो अगर देखें तो जिन लोगों को ऐसा लगा है कि हम गोल्ड की जो बस चुक गए हैं, तो उनको ये जो सिल्वर का जो एयरक्राफ्ट है वो मिस नहीं करना है। आई थिंक द मेजर डिमांड एज ऑफ टुडे इज कमिंग फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टमेंट्स। जो कॉइन्स और बार्स और डिजिटली फॉर्म के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, उसी के डिमांड की वजह से ये डिस्काउंट्स नहीं दिख रहा है मार्केट में। बट इट इज वेरी मच इंटैक्ट दैट पीपल आर वेरी मच बुलिश एंड वेरी मच पॉजिटिव ऑन सिल्वर। उसी की वजह से जब भी डीप आती है मार्केट में, वी कैन सी बायर्स कमिंग इनटू द मार्केट एंड वही लेवल्स पे वो लोग सिल्वर बाय कर रहे हैं। अविनाश जी, आपको भी लगता है कि सोने के खरीदार अब चांदी की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं और विद इन चांदी क्या बाइंग हो रही है?
देखिए, चांदी की ज्वेलरी का डिमांड बहुत बढ़ गया है मनीषा जी। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली सोने का जो लोअर तबका जो ज्वेलरी खरीदता था वो चांदी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसको कम पैसे में अच्छी ज्वेलरी देखने को मिल रही है। एंड दैट इज द रीजन चांदी की तरफ थोड़ा थोड़ा गोल्ड का बायर शिफ्ट हो रहा है। और प्रीमियम गिफ्टिंग इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। आर्टिफैक्ट्स के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं। उसका पीछे रीजन है कि लोग को दिखता है कि एक तरफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ वी हैव द आर्टिफैक्ट वैल्यू आल्सो। सो बोथ वेज पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स आर्टिफैक्ट्स एज वेल एज प्रीमियम गिफ्टिंग। चौतरफा मैं ये बोलूंगा कि इंडस्ट्रियल डिमांड को अगर से आप छोड़ दोगे तो भी आपको ओवरऑल डिमांड कंज्यूमर लेवल पे दिखने वाली है इस साल। अविनाश जी, एक चीज़ है जो मुझे हमेशा लगता है, ना अज्यूमिंग बाकी कंज्यूमर्स को भी लगता है, कि जिस तरह की चांदी के मेकिंग चार्जेस हैं, बहुत सुंदर आर्टिकल्स हैं, बहुत सुंदर काम है, लेकिन मेकिंग चार्जेस आर जस्ट इनसेन। सी आई टेल यू वन थिंग, आर्ट को कोई भी चीज आप जब करोगे तो उसके अंदर आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लगता है। सोने के अंदर आपको मेकिंग चार्जेस कम इसलिए दिखते हैं कि सोने की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन के अंदर मेकिंग चार्जेस आर लोअर। बट व्हेन यू आर पेइंग टू द आर्टिसन, यू आर पेइंग इन वैल्यू टर्म्स। सो उस हिसाब से आपको लगता है। बट आई से वन थिंग, चांदी की ज्वेलरी इज अमेजिंग टू लुक ऑन पीपल ऑल्सो। एंड ट्रेडिशनली इंडिया इज अ सिल्वर कंजम्पशन ऑन ज्वेलरी पार्ट। सो मुझे नहीं लगता है कि इट इज गोइंग टू पिंच मेनी ऑफ द पीपल। ओके, इट वाज पिंचिंग मी फॉर श्योर। बट आपकी बात सही है, जी हाँ, काफ़ी सुंदर काम यहाँ पर चांदी में किया जा सकता है। और आपकी बात वो भी सही है कि अगर इतना सुंदर काम है तो कारीगरों को उसकी पेमेंट भी मिलनी ही चाहिए। एक फाइनल सवाल आप दोनों की तरफ से यहाँ पर, और आप दोनों को लगता है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगे? हर चीज़, चिराग पहले आपसे, मार्केट्स को अभी ऐसा लग रहा है, जहाँ तक हम जो देख पा रहे हैं, कि अगले 2-3 साल यहाँ पर तेज़ी में होंगे। अगर चांदी के प्राइसेस 40, 42, 45 तक भी जाते हैं, क्या सप्लाई बढ़ती हुई नजर आएगी, या उन लेवल्स पे भी डिमांड और बढ़ जाएगी? क्या इतना लंबा व्यू फिलहाल हम ले पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि एज ऑफ नाउ जो व्यू पॉइंट है वो 2 साल तक के लिए है? करेक्ट। सो लेट्स से अगर हम पहुंच जाते हैं $40 पे, राइट, सो व्हाट नेक्स्ट? सो एक बार वो टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो वहां से एक कंसिडरेशन मोड शुरू होगा। वहां पे थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को ज्यादातर देखा जाएगा, ज्यादातर टेक्निकल्स को भी ज्यादातर देखा जाएगा। बट वहां पे ऐसा होगा मनीषा जी कि अगर वहां पे अगर कोई डिमांड ज्यादा नहीं होगी तो प्रॉफिट टेकिंग पे जब जब भाव ज्यादा थोड़े से करेक्ट होंगे तो वहां पे बाइंग ज्यादा आ जाएगी। सो लेट्स से अगर आज हम 1,06,000 पे हैं, आज 1,06,000 पे इतना बाइंग नहीं है, पर अगर मान लो 1,12,000 हमने टच कर लिया और अगर वापस 1,08,000 1,10,000 के अगर आसपास अगर ट्रेड करते हैं तो वहां पे जोरों से डिमांड आ जाएगी और वहां पे एक बेस बन जाएगा कि यहाँ पे वो प्राइस का एक्चुअल फेयर वैल्यू डिस्कवर होके वहीं पे उसकी डिमांड आना शुरू हो जाएगी। तो ये कहना मुश्किल होगा 42 पे क्या बाइंग रहेगा, क्या डिमांड रहेगा। बट अगेन जो इंडस्ट्रियल यूज है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, और जो हमारी माइनिंग प्रोडक्शन है वो माइनिंग प्रोडक्शन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से डिमांड बढ़ रही है। तो आई थिंक अगर ऊपर भी जाएगा तो नीचे आके एक ऐसा बेस पकड़ेगा जो आज के स्तर से तो ऊपर ही होगा, ये मेरा मानना है। अविनाश जी, आपको भी लगता है लाख का लेवल जो है वहीं पाइवॉट करेगी चांदी? 100% मनीषा जी। आप एक चीज अपने को देखनी जरूरी है कि चांदी का जो यूज इन ईवीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर से आपको माइलेज बढ़ानी है ईवी के अंदर तो आपको चांदी का यूटिलाइजेशन ज्यादा करना पड़ेगा इन बैटरीज, एंड दैट विल ड्राइव द प्राइस हायर एज वेल एज डिमांड हायर। सो मुझे नहीं लगता है कि चांदी की डिमांड कहीं पे भी कम होगी बिकॉज ईवीज सेक्टर इनटू इट, मनीषा जी। सो वेल, एज ऑफ नाउ सस्टेनेबल हायर प्राइसेस हैं चांदी में। ऑफ कोर्स करेक्शंस यहाँ पर आते रहेंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चरल बुल रन यहाँ पर शायद चांदी में अब उभरती हुई नजर आएगी। चिराग जी आपका, अविनाश जी आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर वो फुल कॉन्वर्सेशन भी हमारे साथ करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ एंजल वन के प्रथमेश माल्या और गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे जुड़ेंगे। प्रथमेश, वेल, इंडस्ट्री को तो लगता है कि चांदी बहुत तेज जाएगी यहाँ से, लेकिन आपकी क्या सेंस है नियर टर्म के लिए एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर?
आई थिंक मनीषा, यहाँ पे इतने हाई प्राइस पॉइंट्स है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे खरीदे या ना खरीदे ये एक सवाल है। बट फिर भी यहाँ पे स्ट्रक्चरली ये इस कमोडिटी में डेफिसिट है पिछले 4 सालों से, और 2025 में भी यही सिनेरियो लगने वाला है। बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सोलर पैनल्स में डिमांड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिमांड, चांदी का फ्यूचर यहाँ से ब्राइट ही दिखाई दे रहा है। स्मॉल पॉकेट्स ऑफ करेक्शन आएंगे यहाँ पे, वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। बट फिलहाल के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज में मुझे लगता है कि 1,07,000 ऊपर वाला भाव देखने को मिल सकता है। जिसको बाय करना है 1,05,000 के आसपास बाय करना है, और 1,04,800 का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में 1,07,000 का टारगेट रहेगा। अमित, आपको क्या लगता है सोने और चांदी में दोनों में ही क्या लेवल्स आप देखते हैं? अगर ट्रेडिंग लिहाज से बात करें मनीषा जी, तो बिल्कुल खरीदारी का ही ट्रेड है। 1,02,000 का जो इसका लाइफ टाइम हाई था वो ब्रीच करने के बाद चांदी में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, और मेरे को लग रहा है ये तेजी अभी जो है शॉर्ट टर्म में जारी रहेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से 1,05,000 बिल्कुल खरीदारी का जो है लेवल है। 1,07,000 रुपये का टारगेट लेके चलना है। नीचे में 1,04,400 रुपये का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर ईयर एंड तक की हम बात करें तो मेरे को लग रहा है 1,12,000 या 1,17,000 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो में जो सुधार हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गोल्ड को एक प्रॉफिट बुकिंग के रूप में दिखा रहा है। तो डबल टॉप फॉर्मेशन भी एक चार्ट पे मेरे को गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। तो गोल्ड में एक बिकवाली का ट्रेड जो है मैं रिकमेंड करूंगा। 97,500 के आसपास का प्राइस का वेट करना चाहिए अगस्त वायदा का, वहां पे एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना है। 98,000 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म में मेरे को लग रहा है 95,000 के आसपास के टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जहां सोने में मुनाफा वसूली थी पिछले हफ्ते, चांदी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और एक और चीज प्रथमेश, जहां पर अच्छे खासे गेन्स थे वो था कॉपर। कितना सस्टेनेबल है, यहां से क्या करने की राय देंगे? आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा 890 900 के करीब दिख रहा है मनीष यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी है जिन्होंने शायद मेरे ख्याल से 830 से 870 की रैली मिस करी है, उनको पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज है फिलहाल इस पावर पर, और अपसाइड 890 और 900 की लगता है। तो मेरे ख्याल से बाय साइड में ही ट्रेंड रहेगा यहाँ पे, और मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता है इस कॉपर के लिए मेरे ख्याल से एक मोमेंटम अच्छा चल सकता है कॉपर के लिए। जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते प्रथमेश डेटा आता हुआ देखा, चाहे वो नॉन फार्म पेरोल देता था या फिर यूएस का मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स, डॉलर इंडेक्स पे एक प्रेशर जरूर यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर क्या सेंस? आई थिंक डॉलर इंडेक्स कॉन्वर्जेशन में हमेशा रहेगा जब तक ट्रम्प टैरिफ पॉलिसीज और फिर यूएस चाइना, अगेन जितने भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है ये दिखेंगे आपको। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरली थोड़ा सा वीक ही दिख रहा है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स, और ये वीकनेस आगे भी जारी रह सकती है। मेरे ख्याल से 95 के पास एक कई बेस बनते हुए दिखाई देगा, और पॉसिबली वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ आपको मूवमेंट दिखेगी। जिंक में हल्की सी बढ़त हमने आते हुए देखी थी। एल्यूमिनियम में भी बहुत माइनर सी तेजी है। ऑफ कोर्स मार्केट काफ़ी डिस्टर्प्टेड है अमित, क्योंकि यूएस में प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं लेकिन एल्यूमिनियम में गिरावट है। एल्यूमिनियम में स्पेशली क्या करने की राय देंगे? एल्यूमिनियम में देखा जाए तो एक जो है सपोर्ट के आसपास, डिमांड जोन के आसपास प्राइजेस जो है वापस फिर से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 238 रुपए के आसपास इसमें एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 242 रुपए का टारगेट रहेगा, और नीचे में 236 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। पिछले हफ्ते यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली थी, इस रादर पिछले हफ्ते 4% की तेजी थी, लेकिन आज की शुरुआत यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर हुई है। प्रथमेश, यहाँ क्या करेंगे? मनीषा 5600 ये मेक और ब्रेक सिचुएशन दिख रहा है क्रूड के लिए। तो और यहाँ पे वैसे वोलेटिलिटी रहेगी, और उम्मीद है कि 5600 क्रॉस कर दे तो बहुत जल्द 5750 आ जाए। तो जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज चाहिए यहाँ पे क्रूड में, जून का वायदा जो है वो 5520 के करीब बाय करे, 5440 का स्टॉप लगाए, ऊपर में टारगेट 5720 के लिए रखे। नेचुरल गैस में क्या सेंस रहेगी अमित? बिकवाली का ट्रेड लेके चलना है। 320 के आसपास इसमें बिकवाली करें। 326 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिहाज से मेरे को लगा है 309 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ब्रेक में जाएं उससे पहले एक सेंस एग्री की भी लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स मानसून एक ब्रेक पर है, लेकिन माना यही जा रहा है कि 10 से 13 जून के बीच में हम नया बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर एक सेंस आती हुई देखेंगे, और बारिशें यहाँ पर लौटती हुई नजर आएंगी। ये हफ्ता काफ़ी चौपी रहने वाला है। नॉर्थ इंडिया में गर्मी है, 44-45 जैसे लेवल्स हम यहाँ पर टेम्परेचर के तौर पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में शायद देख पाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते थोड़ी सी बेहतर स्थिति होने की उम्मीद है। अमित, क्या करेंगे एग्रीकल्चर में इस समय में?
एग्री में देखा जाए तो जो है मार्केट काफी टाइम से करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन में जो है ट्रेड कर रहा है। बट मेरे को लग रहा है अब ये इसमें एक बेस के आसपास से कहीं ना कहीं बॉटम मेरे को नजर आ रहा है कि सभी एग्री कमोडिटीज में। बस खाली अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एग्री कमोडिटीज जो है थोड़ा सा रिकवरी की उम्मीद जता रहे हैं। बात कर लेते हैं ग्वारसीड ग्वारगम की। जुलाई वाला ग्वारसीड 5200 रुपए के आसपास एक खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। 5140 का स्टॉप लॉस लें, 5400 रुपए का टारगेट रहेगा। ग्वारगम जुलाई 9700 के आसपास खरीदारी करें, 10100 का टारगेट लेके चलें, 95 का स्टॉप लॉस है। वहीं पे टीएमसी अगस्त वायदा 14700 रुपए के आसपास एक खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना है, 15800 का टारगेट है, 14200 रुपए का स्टॉप लॉस है। जीरे की अगर हम बात करें तो जुलाई वाला जीरा 20400 के आसपास एक बार बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए, 19400 रुपए टारगेट रहेगा और 21000 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, तो एग्री में स्ट्रैटेजीज भी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे अगले 3-4 महीने की। मॉनसून कैसा आता है और किस तरह की बुआई देखने को मिलती है और उसके साथ ही क्या इम्पैक्ट हम एग्री स्पेस पर आता हुआ देखते हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। प्रथमेश, अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।